गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि आज की क्लास ना दिल और दिमाग आपका दोनों खुश कर देगा और आपका दिल ऑटोमेटिक बोलेगा सर कि अब की बार तो अब दीर्घुतीय सवाल का टेंशन ही खत्म हो गया। हाँ देखो, सबसे पहली बात सर मैं आपको बड़ा सच्चा दिल से बोलता हूं सर कि इस बात को आपको समझना पड़ेगा सर, क्योंकि आपके पास टाइम ना के बराबर है और उतनी कम टाइम में सर आपको बेहतर रिजल्ट करना है तो आपको बेहतर बेहतर सवालों को पढ़ना पड़ेगा, तभी आप बेहतर रिजल्ट कर पाइएगा सर। वो बेहतर बेहतर सवाल कहाँ से मिलने वाला है सर? ठीक है सर, आना। और हमने सोशल साइंस का दीर्घोत्तरीय का क्लास हमने पिछले दिन लिए थे, ठीक है। और सारे क्लासेस अगर आपको देखना है सर तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सामाजिक विज्ञान का प्लेलिस्ट का लिंक दिया होगा, वहां से जाइए और सारे क्लासेस को कर दो धुआं धुआं। रिजल्ट ऑटोमेटिक ज्वालामुखी की तरह फटेगा मेरे भाई। और अब की बार हम सब की सपना है सर 482 से पार, ठीक है सर। तो आप सब तैयार हैं? तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो मेरे यारो, जय इंडिया, और कर दो हाहाकार, ठीक है सर। आ जाना, आज थोड़ी सी मैं ज़्यादा एनर्जेटिक हूँ, ठीक है। और आज की क्लास बड़ा रोमांटिक क्लास होगा, ठीक है। चलो आना सर। कहता है क्या, पहला सवाल थोड़ी सी गौर करना। एक नंबर सवाल की तरफ मैं आपको लाता हूं सर। एक नंबर सवाल बड़ा ही मनोरंजन नहीं सर, बड़ा ही रोमांटिक सवाल है। देखो सर, आपको सर सवाल बोला है ना कि गेहूं उत्पादन हेतु मुख्य भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करते हुए भारत के गेहूं उत्पादन क्षेत्रों के नाम लिखे। मैंने क्या बोला है? मैंने बोला है सर, मैं नहीं, सवाल बोला है कि गेहूं उत्पादन हेतु मुख्य भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करें। क्या बोला? गेहूं उत्पादन हेतु मुख्य भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करें और भारत में कौन कौन सा क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन होता है उसका नाम भी लिखना है। हमें क्या बोला है कि गेहूं उत्पादन के मुख्य भौगोलिक दशाओं का वर्णन करना है और साथ ही आपको इस बात को बताना है कि भारत में कौन कौन सा जगह, कौन कौन सा राज्य में सबसे ज़्यादा गेहूं होता है। अब देखो सर, बस यहाँ पे गेहूं हटाओगे तो चावल को सटा देना, ये दो गो में से एगो पक्का आएगा सर। और हमने चावल वाला भी सवाल को लाया है। अगर फर्स्ट सिटिंग में अगर आपको पूछ दिया कि गेहूं उत्पादन हेतु मुख्य भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करें और साथ ही किन किन क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन होता है ये हमें बताना है सर। अगर फर्स्ट सेटिंग में गेहूं है तो सेकंड सेटिंग में चावल पक्का आएगा मेरे भाई। और ये दोनों सवाल हमने लाया है और बहुत सारे सवाल और भी है, है ना। कहता है क्या सर मेरे भाई कि भारत में चावल के बाद गेहूं मुख्य फसल है। भारत में चावल के बाद गेहूं ही मुख्य फसल है, जो विश्व का तीसरे सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है। भारत जो है सर वो गेहूं उत्पादन में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है सर। पूरे विश्व में हमारा भारत जो है वो गेहूं उत्पादन में कैमा स्थान है? तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो सर, ये तीसरा स्थान है, ठीक है सर। अब आना, अब आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि इसकी मुख्य भौगोलिक दशाएं निम्न है। हमें बोला था कि भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करें, तो इसकी मुख्य भौगोलिक दशाएं क्या है? निम्न है, मतलब बहुत सारे हैं। एक नंबर में आना सर इसकी तापमान इसके कितना से कितना चाहिए ताकि ये गेहूं उत्पादन वो भूमि कर सके। वह सभी भूमि में गेहूं उत्पादन नहीं होगा, वैसे भूमि में गेहूं उत्पादन होगा जो वो मिट्टी पे भी डिपेंड करता है और तापमान पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। कहता है गेहूं शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। कहता है सर गेहूं शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। बुआई करते समय ठंडा तथा पकते समय इसे धूप की आवश्यकता होती है। इस बात को समझना सर, गेहूं जब बोओगे ना खेत में तो धान काटने के बाद तुरंत गेहूं बोया जाता है, ठीक है। और जैसे ही गेहूं बोओगे ना तो उस टाइम ठंडा रहेगा। और गेहूं कटने का सीजन आता है ना सर तो होली आ जाता है, मतलब गर्मी आ जाता है, ठीक है सर। तो यही एक ऐसा फसल है ना जो अपने वसंत ऋतु बड़ा भयानक चेंज करता है। गेहूं बोओगे तो ठंडा रहेगा और गेहूं काटोगे सर तो आपको गर्मी रहेगा सर, ठीक है। तो यही हमने लिखा है मेरे भाई तापमान की जगह कि गेहूं शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। बुआई करते समय ठंडा तथा पकते समय इसे धूप की आवश्यकता होती है। बुआई के समय
10 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस? 10 डिग्री सेल्सियस। बुआई करते समय 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा पकते समय 21 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस की तापमान रहना चाहिए। हमने क्या बोला है सर? हमने बोला है कि जब गेहूं का बुआई होता है ना, तो वैसे केस में 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस की तापमान की आवश्यकता होती है बोते समय। और जब गेहूं को हम लोग काटते हैं सर, तो गर्मी का मौसम आ जाता है, तो ऐसे केस में हमारा जो उसका पकते समय जो तापमान होनी चाहिए वो 21 डिग्री से 26 डिग्री तापमान रहना चाहिए। अब जरा बताना मेरे भाई कि यहाँ तक सबको दिल में गया तो आगे भी जाएगा। अब आना आवश्यक है। अब 2 नंबर में आना सर, वर्षा की कितना आवश्यकता है इसमें गेहूं के उत्पादन में? कहता है इसके लिए, किसके लिए रे? इसके लिए 50 से 75 सेंटीमीटर। तो इसमें वर्षा की आवश्यकता कितना है मेरे भाई? तो कहता है ना सर कि गेहूं की जब खेती होती है ना, तो इसमें वर्षा मतलब पानी की जो आवश्यकता होता है सर, वो 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। फसल काटते समय वर्षा हानिकारक है। अगर गेहूं की फसल जब कटने लगती है तो वैसे केस में वर्षा बहुत ज़्यादा हानिकारक है, वर्षा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आना क्वेश्चन, अब इसी का 3 नंबर पॉइंट क्या आना सर? भूमि की तरफ आना। ठीक है, अब देखो सर, कहता है गेहूं उपजाने के लिए कौन सी भूमि का होना आवश्यक है? कहता है भूमि में इसकी खेती के लिए समतल मैदानी भाग अनुकूल होती है। कहता है क्या कि इसकी खेती के लिए समतल मैदानी भाग अनुकूल होती है। कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। कहता है ना सर, एक बार मेरे साथ बोलो ना जरा, मजा आएगा। कहता है ना इसकी खेती के लिए समतल मैदानी भाग अनुकूल होती है। अब आना चौथा नंबर की तरफ। कहता है मिट्टी, कौन मिट्टी होनी चाहिए? कहता है सर गेहूं के लिए दोमट, कौन मिट्टी? दोमट या बलुआई दोमट मिट्टी को सर्वोत्तम मानी गई है। कौन मिट्टी? दोमट या बलुआई दोमट मिट्टी को सर्वोत्तम मानी गई है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, दिल में दर्द है, सब परेशानी दूर हो जाएगा। आइएगा सर, थोड़ा सा एक बार आइएगा। और कहता है सर कि ये किस किस क्षेत्रों में होता है सर? ये भारत के कौन कौन सी राज्य में होता है? कहता है उत्पादक क्षेत्र, गेहूं का क्षेत्र कौन कौन सा उत्पादक क्षेत्र है? सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। कहता है देश में गेहूं का प्रमुख उत्पादन राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा प्रदेश? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, फिर कहता है हरियाणा है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर राजस्थान है, फिर क्या है सर? बिहार है। ठीक है, आना एक बार आते हैं हम लोग पूरा एकदम अच्छा से एक बार देखते हैं सर। और इस टाइम आपको भी बोलना पड़ेगा मेरे साथ मेरे भाई, आपको भी बोलना होगा मेरे साथ, आपको भी बोलना होगा मेरे साथ। तो जरा बोलो ना प्यार से। हमने बोला सर कि गेहूं उत्पादन हेतु, हमने क्या बोला है? गेहूं उत्पादन हेतु मुख्य भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करते हुए भारत में गेहूं उत्पादक क्षेत्रों के नाम लिखे। कहता है भारत में चावल के बाद गेहूं मुख्य फसल है, जो विश्व का तीसरे सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है। ठीक है, आना अब पैराग्राफ चेंज करके लिखना। इसकी मुख्य भौगोलिक दशाएं निम्न है। 1 नंबर में तापमान। कहता है गेहूं शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। गेहूं जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। बुआई करते समय जब गेहूं का बुआई होता है ना, तो बुआई करते समय ठंडा तथा काटते समय इसे धूप की आवश्यकता होती है। बुआई के समय 10 डिग्री सेल्सियस, कितना डिग्री सेल्सियस? 10 डिग्री सेल्सियस, ये सेल्सियस है। ठीक है, से 15 डिग्री सेल्सियस की तापमान तथा पकते समय 21 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। आना 3 नंबर में सर। 3 नंबर में कहता है ना वर्षा, इसके लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। कहता है फसल काटते समय हानिकारक है, वर्षा जो है वो हानिकारक है फसल काटते समय। कहता है भूमि, इसकी खेती के लिए समतल मैदानी भाग अनुकूल होते हैं। कहता है मिट्टी कौन सी होनी चाहिए? कहता है गेहूं के लिए दोमट या बलुआई दोमट मिट्टी की
आवश्यकता होती सर्वोत्तम मानी जाती है। कहता है ये कौन कौन से राज्यों में होते हैं, तो आपका भारत के सबसे ज़्यादा अगर गेहूं होता है उत्पादन तो वो उत्तर प्रदेश में होता है। फिर कहाँ होता है मेरे भाई, हरियाणा में। फिर रेबको, फिर कितना कहाँ होता है सर ये आपको, तो पश्चिम बंगाल में। फिर कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में। फिर कहाँ होता है, राजस्थान में। फिर कहाँ होता है मेरे भाई, बिहार में। अब आना दूसरा नंबर सवाल की तरफ। देखो सर ये 2 नंबर सवाल कहता है ना कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ। आना सर कहता है ना सवाल क्या कि चावल उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करे, वर्णन करे। आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन करे, भारत में चावल उत्पादन क्षेत्रों का नाम लिखे। देखो हमने आपको पहले ही बोला सर, चाहे चावल चाहे गेहूं, ये 2 गो में से एगो पक्का मामला फंसने वाला है सर। फर्स्ट सिटिंग में गेहूं तो सेकंड सिटिंग में चावल। कहता है कि चावल उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन करे, भारत में चावल उत्पादक क्षेत्रों का नाम लिखे। कहता है क्या मेरे भाई, आंसर करके लिखना यहाँ से कि चावल एक खरीफ फसल है। चावल कौन सी फसल है, तो ये खरीफ फसल है, ठीक है। आना कहता है जिसे उगाने के तापमान 16 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस वर्षा, 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तथा इसमें देखो इसमें जो तापमान होनी चाहिए ना सर, वो होना चाहिए 16 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस की तापमान की आवश्यकता होती है। किसमें, वर्षा मतलब धान उगाने में, चावल उगाने में हमें जो तापमान की आवश्यकता होनी चाहिए वो 16 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस की तापमान की आवश्यकता होती है, ठीक है। कहता है वर्षा में इसमें 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता होती है चावल उगाने में, तथा चिकनी जलोढ़ मिट्टी जिसमें जल रोकने की क्षमता हो। कहता है सर चिकनी जलोढ़ मिट्टी जिसमें जल रोकने की क्षमता हो, क्योंकि सर मतलब धान जो होता है वो जिसमें पानी की मात्रा अधिक होता है, ठीक है। तो इसलिए बोला गया कि चिकनी जलोढ़ मिट्टी जिसमें जल रोकने की क्षमता हो, ऐसे क्षेत्र जहां वर्षा कम होती है वहां चावल सिंचाई की सहायता से उगाया जाता है। क्वेश्चन पता है हमने क्या बोला, तेरे दिल तक पूरा नहीं गया होगा, मैं आपको दिल तक अब पहुंचाता हूं। बोला है ना सर कि चावल एक खरीफ फसल है। कैसी फसल है चावल, तो चावल एक खरीफ फसल है। फिर बोला जिसे उगाने के तापमान कितनी होनी चाहिए, तो 16 से 27 डिग्री सेल्सियस। मैटर खत्म। जिसमें वर्षा की कितनी आवश्यकता होनी चाहिए, तो 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर। अब फिर क्या बोला कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए, तो मिट्टी होनी चाहिए चिकनी जलोढ़ मिट्टी जिसमें जल रोकने की क्षमता हो। मिट्टी कैसी होनी चाहिए, तो जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए, चिकनी जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए जिसमें जल रोकने की क्षमता हो। यहां तक क्लियर। अब कहता है ऐसे क्षेत्र जहां वर्षा कम होती है, ऐसे क्षेत्र जहां वर्षा कम होती है तो वहां पे चावल की खेती के लिए सिंचाई करते हैं, अपने इंजन चलाते हैं, अपने मोटर के थ्रू खेत तक पानी पहुंचाते हैं सर। वहाँ वर्षा पे निर्भर नहीं रहते हैं। जैसे बिहार में कुछ इलाका ऐसा है सर, जहाँ चले जाओगे, नवादा चले जाओगे, गया चले जाओगे, औरंगाबाद चले जाओगे सर, तो अगर आपको उत्तरी बिहार में उधर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, पूर्णिया, इस सब में अगर बाढ़ आया रहेगा तो इधर सुखाड़ घोषित रहेगा सर। तो यही मैटर है। हालांकि धान तो इधर भी होता है ना, तो बस वही इंजन से करता है मेरे भाई। तो ये बात हमने बोला है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ वर्षा कम होती है, कम मात्रा में वर्षा होती है, वहाँ चावल सिंचाई की सहायता, चावल जो है वो सिंचाई की सहायता से उगाया जाता है। चावल किसकी सहायता से उगाया जाता है, सिंचाई की सहायता से उगाया जाता है। चावल उत्तर और उत्तरी पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। कौन कौन से क्षेत्रों में सर, उत्तरी पूर्वी मैदानी और तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। फिर हमें क्या बोला है, कहता है फिर क्या, थोड़ी सी गौर करना कि चावल उत्पादन में भारत विश्व का दूसरा स्थान है। चावल उत्पादन में जो भारत है वो विश्व का दूसरा स्थान है सर, और गेहूं उत्पादन में तीसरा स्थान है।
कहा है क्या कि चावल उत्पादन में भारत जो है वो विश्व का दूसरा स्थान है और गेहूं उत्पादन में तीसरा स्थान है। कहता है सर क्या उत्पादक क्षेत्र का नाम लिखना है। कहता है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा चावल कहाँ, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, फिर कहता है तमिलनाडु, पंजाब, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बिहार। ठीक है काहे को टेंशन लेना है, टेंशन खत्म हो रहा है ना, खत्म कर देंगे मेरे भाई, टेंशन नहीं लेना है सर, तभी तो कहोगे। पता है क्या कि मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलिए न जी। अच्छा, आपके दिमाग में एक बड़ा भयानक बात आया होगा, पता है क्या सर, आप यहाँ पे वर्षा को अलग लिखे, तापमान को अलग लिख के हेडिंग दिए, लेकिन आप चावल में तो सर सब साथ ही मिला दिए कारण है भाई, आप इस ढंग से भी उसको भी लिख सकते हैं और इसको भी आप उस ढंग में लिख सकते हैं, तो इसलिए सर दोनों तरीका आपको हम बता दिए। ठीक है, इसलिए ऐसा मत सोचिएगा कि रे फलना सर तो ऐसे बताया था, मास्टर तो इन्हें कैसे कैसे तापमान लिख के कर दिया। इसलिए सर जब जैसा तब तैसा नहीं किया तो फिर इंसान कैसा रही। हाँ ना, आइएगा सर एक बार हम लोग इसको चावल को अच्छी तरीक़ा से देखते हैं सर। ठीक है, कैसे तरीक़ा से देखते हैं, अच्छी तरीक़ा से देखते हैं। और अब की बार सर आपको बोलना पड़ेगा मेरे साथ, सभी को प्रोमिस करो मेरे भाई, क्योंकि अपनी मम्मी पापा को फिक्र को फक्र में बदलना है। कहता है सर कि चावल उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। कहता है भारत में चावल उत्पादन क्षेत्रों का नाम लिखे। कहता है चावल एक खरीफ फसल है। चावल कैसी फसल है, तो एक खरीफ फसल है जिसे उगाने के लिए तापमान की जो आवश्यकता होती है सर वो हमारा 16 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस की तापमान की आवश्यकता होती है, जिसमें वर्षा की जो आवश्यकता होती है वो 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तथा चिकनी जलोढ़ मिट्टी जिसमें जल रोकने की क्षमता हो। इसमें मिट्टी कौन होनी चाहिए, तो जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए, लेकिन चिकनी जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे क्षेत्र जहां वर्षा कम होती है, ऐसे क्षेत्र जहां वर्षा कम होती है वहाँ चावल सिंचाई की सहायता से उगाया जाता है। वैसे क्षेत्र जहाँ वर्षा एकदम कम होती है वहाँ चावल जो है वो सिंचाई के माध्यम से उगाया जाता है, मतलब पटाया जाता है सर, जिससे मोटर के थ्रू पटाया जाता है, इंजन के थ्रू पटाया जाता है सर। ठीक है, तब जाकर के चावल होता है। ठीक है, फिर कहता है चावल जो है वो उत्तरी पूर्वी मैदानी तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। अब हमसे यहाँ तक क्या लिखा, हमने इसका भौगोलिक दशाओं को वर्णन कर दिया। अब पूछा कि भारत में चावल उत्पादन क्षेत्रों का नाम लिखे, तो भारत में जो चावल उत्पादन क्षेत्रों का नाम है वो हमारा है, और चावल उत्पादन में भारत जो है वो विश्व का दूसरा स्थान है। ठीक है, कहता है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बिहार। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, ये सब पीडीएफ जो है ना सर, जो लोग यूट्यूब से नहीं लिख पाते हैं ना, उनके लिए ना सर हम कुछ किए हैं, आपको अगर चाहिए तो वो मिल जाएगा सर। वो ही नहीं, हमने सोशल साइंस में जितना भी सब्जेक्टिव करवाए हैं ना सर, जितना भी सब्जेक्टिव करवाए हैं, चाहे साइंस में 110 गो सब्जेक्टिव करवाए हैं, लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय। देखो सर, हमारा पिछला साल का मेरा रिकॉर्ड रहा, हमने जितना पढ़ाया था सर उतना ही से पूछा था, तभी तो रिजल्ट की दुनिया में एक अलग जलवा था मेरे भाई। और आप सब यूट्यूब पे आए हुए 1 साल भी हुआ अच्छा से नहीं, और आप सबने इतना प्यार दिया मेरे भाई कि आप सभी को दिल से थैंक यू। और बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा सर कि सही चीज़ का पहचान करने के लिए ना सर आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, बस आपसे ज़्यादा नहीं मांगता हूँ, मात्र 10 वीडियो मेरा तुम देख लो। अगर 11वां वीडियो में अगर तुम्हारा दिल और दिमाग अगर दोनों ने बता दिया ना मेरे भाई कि रिजल्ट तो ठीक है, तो थैंक यू मेरे भाई। जिनको ज्वाइन होना है सर प्राइवेट ग्रुप में, तो आपको वहाँ पे मिलेगा मैथ, साइंस, सोशल साइंस और हिंदी का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पीडीएफ नोट्स, जहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा 99 रुपया। लेकिन सर ये 99 रुपया को मैंने हटा करके एग्जाम तक हमने कर दिया मात्र 50 रुपया। कुछ औरों मिलेगा, नीचे में दिखाई दे रहा होगा तुमको, ये बात को खुल के मत बोलेंगे वरना हमको खुल के जेल चल जाना पड़ेगा। ठीक है सर, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, बट पे कहाँ करना है ये पैसा, तो ये पैसा आपको पे करना है, आपके सामने एक बड़ा अच्छा नंबर दिखाई दे रहा होगा 7295 वाला, इसी नंबर पे आपको 50 रुपया पेमेंट कर देना है, चाहे पे फोन से, चाहे पेटीएम से, चाहे गूगल पे से। ठीक है, पेमेंट करके सर आपको उसी व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है, और आपको मैसेज में लिख देना है सर कि मुझे प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए। मिनट भर के अंदर में इधर से आपको ओके का मैसेज चला जाएगा, और पिछला जितना भी पीडीएफ था वो सारे पीडीएफ आपके पास भेज दिया जाएगा,
और आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। इस ग्रुप में ज्वाइन होने का सबसे बड़ी फायदा सर कि आप इस ग्रुप में ना तो आप किसी का नंबर देख पाइएगा, ना तो आपका नंबर कोई देख पाएगा। आपके तक पीडीएफ जाएगा ब्रास्केट के थ्रू, मतलब इसमें ग्रुप का नाम शो नहीं करेगा, क्योंकि सर जो लोग ब्रास्केट के बारे में जानते होंगे उनको पता होगा, ठीक है। ग्रुप का नेम मत शो, ऐसा मत सोचना ना कि मास्टर ग्रुप में ज्वाइन किया है कि नहीं किया है, कहाँ हमको पता चल रहा है। नहीं सर, आपको नहीं पता चलेगा। हाँ, आपके पास पीडीएफ जाएगा तो आपको पता चलते रहेगा सर कि सच में ग्रुप से ही आ रहा है, ठीक है। तो ये ब्रास्केट के बारे में जो लोग जानते होंगे उनको पता होगा, ठीक है। चलो आइएगा सर, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी हम लोग गौर करते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर सवाल कहता है ना सर कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। कहता है आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं, नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं, नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। कहता राष्ट्र की प्राथमिकता, राष्ट्र की प्राथमिकता के आधार पर एक निश्चित अवधि के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों का विकास हेतु प्रयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। हमने क्या बोला सर, थोड़ा थोड़ा गया, अब पूरा जाएगा। सुनो इन्हें, हमने बोला मेरे भाई, हमने बोला है ना मोहतरमा, पता है क्या बोले हैं कि राष्ट्र की प्राथमिकता के आधार पर, राष्ट्र की प्राथमिकता के आधार पर एक निश्चित अवधि के अंतर्गत, एक निश्चित अवधि के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों का विकास हेतु प्रयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। उपलब्ध संसाधनों का विकास और प्रयोग करना ही क्या कहलाता है सर, आर्थिक नियोजन कहलाता है। अब आपको पैराग्राफ क्या करना है, चेंज करना है। जहां ये खत्म हुआ था इसके जस्ट नीचे वाला लाइन में लिखना है आपको कि नियोजन के मुख्य उद्देश्य, हमें बोला था मुख्य उद्देश्य को भी बताएं, तो नियोजन का मुख्य उद्देश्य देश के नागरिकों का जीवन स्तर उच्च करना। इसका मुख्य उद्देश्य है कि नियोजन के मुख्य उद्देश्य है देश के नागरिकों का जीवन स्तर उच्च करना तथा आत्मनिर्भरता और रोजगार के अवसरों को वृद्धि तथा सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्राप्त करना। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई कष्ट है अभी भी, तो अब टेंशन खत्म होगा पूरे। आ जाओ, एक बार फिर से आना, मेरे साथ आना और सबको बोलना है सर, मेरे साथ सबको बोलना है, जितने भी लोग अभी देख रहे हैं सबको बोलना है, चाहे आप इस वीडियो को कभी भी क्यों नहीं देखें, लेकिन इस बात को बोलना पड़ेगा। आ जाओ। कहता है सर कि आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं। कहता है नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। कहता है राष्ट्र की प्राथमिकता, क्या बोलो बोलो बोलो, प्राथमिकता क्या आधार पर एक निश्चित अवधि के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों का क्या करना, विकास हेतु प्रयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखना कि नियोजन के मुख्य उद्देश्य देश के नागरिकों का जीवन स्तर उच्च करना। इसका मुख्य उद्देश्य है कि देश के नागरिकों का जीवन स्तर उच्च करना तथा आत्मनिर्भरता तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि तथा सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्राप्त करना। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक, कोई कष्ट यहाँ तक है तो बता दो मेरे यारों, नहीं होने देंगे। हमने बोला ना सर कि कष्ट आपको नहीं होने देंगे। जब तक संदीप कुमार जिंदा है तब तक टेंशन नहीं लेना है मेरे भाई, तब तक सिर्फ और सिर्फ टेंशन देना है। आइएगा 4 नंबर की तरफ। कहता है असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणाम का वर्णन करें। असहयोग आंदोलन करने का क्या कारण था और इसका परिणाम में, रिजल्ट में क्या क्या निकला, हमसे यही पूछा है। हमसे बोला है सर कि असहयोग आंदोलन करने का क्या कारण था, अगर असहयोग आंदोलन फिर किया तो इसका रिजल्ट क्या निकला, हमको यही बताना है। कहता है सर क्या कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया पहला जन आंदोलन था। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया पहला जन आंदोलन था। ठीक है, क्या बोला है, पता है क्या बोला है, बोला है ना सर, बोला है ना मेरे भाई कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया पहला जन आंदोलन था। ठीक है, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया पहला जन आंदोलन था।
अब कहता है इस आंदोलन के कारण को बताना है। क्या बताना है? कारण और परिणाम को बताना है। तो सबसे पहले कारण बताते हैं। इस आंदोलन के मुख्य कारण कितने थे? 3 थे। असहयोग जन आंदोलन करने का मुख्य कारण कितने थे? तो 3 थे मुख्य कारण। पहला कारण क्या था सर? कि खिलाफत का मुद्दा लेकर सरकार पर दबाव बनाना। खिलाफत का मुद्दा लेकर के सरकार पर क्या बनाना? दबाव बनाना। खिलाफत का मुद्दा लेकर के सरकार के पास क्या बनाना? दबाव बनाना। दूसरा कारण क्या था सर? दूसरा कारण था कि पंजाब में 2 नंबर का आता है सर कि पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाई के खिलाफ न्याय प्राप्त करना। बर्बर मतलब समझ रहे हैं कि सरकार जो था ना, पंजाब में उस टाइम सरकार था सर, क्या कर रहा था ना कि लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे। ठीक है, तो इसी को लेकर के यहाँ पे हमने लिखा है सर कि थोड़ा सा सर सोशल साइंस है तो सोशल साइंस के ही भाषा में लिखनी चाहिए तो ज़्यादा बेहतरीन रहता है। ठीक है, आना कहता है पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाई के खिलाफ न्याय प्राप्त करना। दूसरा हमारा ये इसका कारण था। तीसरा कारण क्या था? स्वराज की प्राप्ति करना। किसका प्राप्ति करना? स्वराज की प्राप्ति करना। इसका तीसरा कारण ये था। ठीक है, तो हमसे पूछा है सर कि असहयोग आंदोलन के कारण और परिणाम को बताना है। तो इसका 3 कारण था। पहला कारण क्या था? कि खिलाफत के मुद्दा लेकर सरकार पर दबाव बनाना। कहता है खिलाफत का मुद्दा लेकर सरकार पर दबाव बनाना। दूसरा कारण क्या था? कि पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाई के खिलाफ न्याय प्राप्त करना। ठीक है, तीसरा क्या था? कि स्वराज की प्राप्ति करना। किसका प्राप्ति करना? स्वराज की क्या करना? प्राप्ति करना। ठीक है सर, आना अब हमसे पूछा है कि इसका क्या है भाई, इतने बड़ा हो जाए बे। कहता है सर तीसरा हमसे क्या पूछा? इसका परिणाम को वर्णन करें। तो इसका परिणाम क्या है? थोड़ी सी आना इसके परिणाम की तरफ आना। इसका परिणाम क्या है? तो अब देखना, अब जब असहयोग आंदोलन हो गया तो इसका 3 उद्देश्य था, 3 को कारण था। अब इसका रिजल्ट क्या निकला अब वो देखना जरा। कहता है गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई। असहयोग आंदोलन में गांधी जी को क्या हो गया? गिरफ्तारी हो गया। पहला इसका परिणाम यही निकला। दूसरा परिणाम क्या निकला? कि खिलाफत के मुद्दा का अंत हो गया। खिलाफत का जो मुद्दा था वो क्या हो गया? अंत हो गया। इनका दूसरा खोखी नहीं आ रहा है, कोई गाली दे रहा है क्या? आना बड़ा अकबकी टाइप लगता है जब इस टाइप का खोखी आता है ना, तो ना आना। फिर 3 नंबर में इसका परिणाम क्या निकला सर? कि स्वराज की प्राप्ति नहीं हुई। स्वराज की प्राप्ति नहीं हुई और ना ही पंजाब में बारबर कार्रवाई के विरोध न्याय प्राप्त हुआ। ना तो सर ये बार कार्रवाई के विरोध न्याय प्राप्त हुआ। मतलब अब फिर क्या कहता है 4 नंबर में कि हिंदू मुस्लिम एकता भंग हो गई। असहयोग आंदोलन के टाइम हिंदू मुस्लिम एकता क्या हो गया? वो भंग हो गया सर। फिर क्या कहता है 5 नंबर में कि पूरे देश में पहली बार जनता आंदोलन के लिए एक हुआ। पूरे देश में पहली बार जन आंदोलन के लिए ये जनता आंदोलन के लिए क्या हुआ? एक हुआ सर। ठीक है, यही होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आना सर, थोड़ी सी एक बार हम लोग फिर से देखते हैं पूरा को शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। सवाल क्या बोला था? सवाल बोला है ना सर, सवाल क्या बोला है कि असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणाम का वर्णन करें। तो कहता है क्या कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया पहला जन आंदोलन था। ठीक है, अब कहता है इस आंदोलन के मुख्य कारण 3 थे। पहला कारण खिलाफत का मुद्दा लेकर सरकार पर दावा बोलना। ठीक है, पंजाब में सरकार की बारबर कार्रवाई के खिलाफ न्याय प्राप्त करना था। हमारा दूसरा मुद्दा ये था, इनका कारण था। तीसरा कारण था स्वराज की प्राप्ति करना। लेकिन इसका परिणाम क्या निकला? इसका रिजल्टेंट वैल्यू क्या निकला? तो गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई, खिलाफत के मुद्दा का अंत हो गया, स्वराज की प्राप्ति नहीं हुई, ना ही पंजाब में बारबर कार्रवाई के विरोध न्याय प्राप्त हुआ। फिर चौथा क्या था हमारा परिणाम क्या निकला? तो हिंदू मुस्लिम एकता भंग हो गई।
चौथा हमारा यही परिणाम निकला। पांचवा परिणाम क्या निकला? तो पूरे देश में पहली बार जनता आंदोलन के लिए एक हुआ। पूरे देश में पहली बार जनता आंदोलन के लिए क्या हुआ सर? एक हो गया। ठीक है, तो ये टोटल सर ये हमारा बहुत सारे परिणाम तो और भी था, बट हमने आपको पांच गो परिणाम लिखे हैं, और ये हमारा जो कारण था वो आपको 3 ही कारण था। ठीक है, बस यही 3 कारण। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई कष्ट जिंदगी में है तो बता दो मेरे यारों, आपकी सारी कष्ट को मैं कर दूंगा झटके में दूर। चलो आना, अगला क्या कहता है सवाल, थोड़ी सी गौर करना मेरे भाई। कहता है ना कि राष्ट्रवाद के उदय के कारण एवं प्रभाव की चर्चा करें। कहता है राष्ट्रवाद के उदय के कारण और प्रभाव की चर्चा करें। राष्ट्रवाद में उदय के क्या क्या कारण थे और इनकी प्रभाव को क्या करना है? चर्चा करना है सर। कहता है क्या कि राष्ट्रवाद के उदय के कारण, ठीक है, 1 नंबर में आना। कहता है सर सबसे पहले देखो, हमको सबसे पहले कारण को बताना है, फिर प्रभाव को बताना है। तो सबसे पहले हम राष्ट्रवाद के उदय के कारण को बताते हैं, फिर प्रभाव को बताएंगे। कहता है यूरोप फ्रांसीसी क्रांति तथा नेपोलियन की विजय शक्ति से राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय हुआ। क्या बोला है कि यूरोप फ्रांसीसी क्रांति तथा नेपोलियन की विजय शक्ति से, नेपोलियन की विजय शक्ति से राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय हुआ। ठीक है, 2 नंबर में इनका दूसरा कारण क्या था? नेपोलियन ने अपने द्वारा विजय प्राप्त राज्यों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाने लगा। बोला है क्या कि नेपोलियन ने अपने द्वारा विजय प्राप्त राज्यों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाने लगा, जा करके जगाने लगा। फिर क्या बोला है सर 3 नंबर में? 3 नंबर में क्या बोला है मेरे भाई? 3 नंबर में कहता है क्या, थोड़ी सी गौर करना। कहता है ना कि शिक्षित माध्यम वर्ग जैसे शिक्षक, व्यापारी आदि के उदय से राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास हुआ। ठीक है, किसके उदय से राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास हुआ? तो हमारा शिक्षक से, व्यापारी आदि के उदय से राष्ट्रवादी भावनाओं का क्या हुआ? विकास हो गया। ठीक है, अब आना हमारा कितना नंबर इसका? अब आना इसके प्रभाव। हमें बोला है कारण और प्रभाव दोनों को लिखना है, तो अब हमको प्रभाव को बताना है। प्रभाव में क्या होगा, थोड़ी सी गौर करना। कहता है सर पहला प्रभाव क्या पड़ा? कहता है सर पहला प्रभाव कि राष्ट्रवाद के उदय के प्रभाव से अनेक क्रांतियां और आंदोलन हुआ। राष्ट्रवाद के प्रभाव से अनेक क्रांतियां और आंदोलन हुआ। कहता राष्ट्रवाद के प्रभाव से अनेक क्रांतियां और आंदोलन हुआ। 2 नंबर में कहता है जिससे अनेक नए राष्ट्र का उदय हुआ। जिससे अनेक नए राष्ट्र का क्या हुआ? उदय हुआ। 3 नंबर में कहता राष्ट्रवाद के विकास का प्रभाव एशिया और अफ्रीका में भी पड़ा। राष्ट्रवाद के विकास का प्रभाव एशिया और अफ्रीका में भी पड़ा, और यहाँ भी राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ होने लगा। अब आना इसी का चौथा की तरफ सर। इसका चौथा क्या बोलता है कि राष्ट्रवाद की भावना से यूरोप के प्रत्येक शक्तिशाली राष्ट्र समाजवादी दौड़ में शामिल हो गया। कहा है क्या कि राष्ट्रवाद की भावना से यूरोप के प्रत्येक शक्तिशाली राष्ट्र समाजवादी दौड़ में शामिल हो गया। ठीक है, किसमें शामिल हो गया? समाजवादी दौड़ में शामिल हो गया। ठीक है, अब आना थोड़ा सा एक बार हम लोग इसको अच्छा से देखते हैं सर, शिद्दत से देखते हैं और प्यार से देखते हैं सर। थोड़ी सी आज मैं बड़ा सीरियस मूड में हूँ मेरे भाई। ठीक है, बोले तो एकदम बड़ा कंटाबल हम मूड में हूँ। ठीक है, इसलिए पढ़ लो अच्छा से सर। ठीक है, आज मेरा कोशिश है ना कि एकदम उल्टा पुल्टा टिप्पणी नहीं करेंगे, ओनली फॉर हम फोकस करेंगे पढ़ाई के ऊपर। कहता राष्ट्रवाद के उदय के कारण प्रभाव की चर्चा करें, कारण और प्रभाव की चर्चा करें। कहता राष्ट्रवाद के उदय का कारण, कहता यूरोप फ्रांसीसी क्रांति तथा नेपोलियन की विजय शक्ति से राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। फिर बोला है नेपोलियन ने अपने द्वारा विजय प्राप्त राज्यों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाने लगा।
नेपोलियन ने अपने द्वारा विजय प्राप्त राज्यों में राष्ट्रवाद का भावना को जगाने लगा। कैसे राज्यों में? तो विजय प्राप्त राज्यों में किसकी भावना को जगाने लगा? तो राष्ट्रवाद की भावना को जगाने लगा। कहता शिक्षित मध्यम वर्ग, इसको काट देना, जैसे शिक्षक, व्यापारी आदि के उदय से राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास हुआ। आदि के उदय से राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास हुआ। कहता राष्ट्रवाद के उदय का प्रभाव को बताएं। कहता राष्ट्रवाद के उदय के प्रभाव से अनेक क्रांतियां और आंदोलन हुआ। कहता है सर इसका प्रभाव बताना है, तो इसका पहला प्रभाव है कि राष्ट्रवाद के उदय के प्रभाव से अनेक क्रांतियां और आंदोलन हुआ। 2 नंबर में कहता है जिससे अनेक नए राष्ट्रों का उदय हुआ। जिससे अनेक नए राष्ट्रों का क्या हुआ सर? उदय हुआ। ठीक है, फिर क्या कहता है कि राष्ट्रवाद के विकास, क्या बोला है कि राष्ट्रवाद के विकास का प्रभाव एशिया और अफ्रीका में भी पड़ा। राष्ट्रवाद के विकास का प्रभाव एशिया और अफ्रीका में भी पड़ा। यहाँ भी राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ होने लगा। जब वहाँ उसका प्रभाव पड़ा तो वहाँ भी राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ होने लगा। फिर कहता है सर चौथा नंबर क्या कि राष्ट्रवाद की भावना से यूरोप के प्रत्येक शक्तिशाली राष्ट्र समाजवादी दौर में शामिल हो गया। प्रत्येक शक्तिशाली राष्ट्र समाजवादी दौर में शामिल हो गया। सर आप जरा बताना मेरे भाई कि मैंने जो बोला वो चमका या नहीं चमका? तो एस या नो तो बोलिए ना जी। तो सवाल नंबर 6 की तरफ आइएगा। देखिए 6 नंबर जो सवाल है ना वो थोड़ी सी सर एकदम बोले तो रोमांटिक सवाल है, क्योंकि मेरे पास सवालों रोमांटिक होता है। आज तक तो आप लोग सुनोगे कि इंसाने रोमांटिक होता है, लेकिन मेरे पास सवालों रोमांटिक होता है। ऐसे तरीका से बताना पड़ता है मेरे भाई, ठीक है, तब आपके दिल तक जाता है। कहता है सवाल क्या, थोड़ी सी गौर करना कि वैश्वीकरण से बिहार पर पड़े प्रभाव को समझाएं। वैश्वीकरण से बिहार पर पड़े प्रभाव को समझाएं। वैश्वीकरण से बिहार में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ा। जब कोई चीज़ जब आप मार्केट में आता है सर तो उससे कुछ लोगों को लाभ भी होता है और कुछ लोगों को हानि भी होता है। ये बात तो सबको पता है मेरे भाई। कोई भी नियम कानून आता है तो कुछ लोगों को उससे लाभ भी है, कुछ लोगों को उससे हानि भी है। तो बात यही है। कहता है सर क्या कि वैश्वीकरण का बिहार पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ा। हमने क्या लिखा है कि वैश्वीकरण जब आया तो बिहार में सकारात्मक और नकारात्मक, सकारात्मक मतलब सही प्रभाव भी पड़ा और नकारात्मक मतलब गलत प्रभाव भी पड़ा। ठीक है, प्रभाव पड़ा जो क्या है निम्न है, लिखित है। कहता है वैश्वीकरण का बिहार पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ा, जो क्या है निम्नलिखित है। एक आपको पहले सकारात्मक प्रभाव के बारे में हम बताते हैं, फिर नकारात्मक प्रभाव बताएंगे। 1 नंबर में कहता है सकारात्मक प्रभाव के 1 नंबर में कि कृषि उत्पादन में वृद्धि। कृषि उत्पादन में वृद्धि कहता है बिहार के कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। बिहार के कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। क्यों? क्योंकि वैश्वीकरण का मतलब होता है सर कि एक जगह से दूसरी जगह का जुड़ाव हो जाना और एक देश को दूसरे देश से जुड़ा हो जाना, और उसी में शामिल कर लिया बिहार को। तो बिहार के कृषि जो करते खेती करते थे उनका ऋण थोड़ा सा और महंगा होने लगा, तो कुछ लोगों को फायदा हो गया। तो कहता है सर कृषि उत्पादन में वृद्धि, तो बिहार के कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हो गई, मतलब अच्छा से वृद्धि हो गई। ठीक है, अब आना फिर कहता है 2 नंबर में सर सकारात्मक प्रभाव का दूसरा नंबर कहता है निर्णयत में वृद्धि। निर्यात में वृद्धि कहता है कि बिहार से किए गए निर्यात में वृद्धि हुए हैं। कहता है बिहार से किए गए निर्यात में वृद्धि हुई है। कहता है बिहार से किए गए निर्यात में वृद्धि हुई है। आना अगला कहता है सर 3 नंबर में कि विदेशी, कहता है विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग, कहता है विनियोग की प्राप्ति, विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग की प्राप्ति। कहता है विभिन्न देशों द्वारा बिहार में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग भी किया। कहता है कहता है विभिन्न देशों द्वारा बिहार में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग भी किया। आना चौथा नंबर कहता है शुद्ध राज घरेलू उत्पादन में वृद्धि। शुद्ध राज घरेलू उत्पादन में वृद्धि। कहता है बिहार शुद्ध राज घरेलू उत्पादन में वृद्धि हुआ।
कहता है बिहार शुद्ध राज्य, घरेलू उत्पादन में वृद्धि हुआ। ठीक है, अब आना नकारात्मक प्रभाव। कहता है नकारात्मक प्रभाव क्या, कुटीर और लघु उद्योग पर विकास प्रभाव पड़ा, विपरीत प्रभाव पड़ा। कहता है कुटीर एवं लघु उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ा। कहता है रोजगार पर विपरीत प्रभाव पड़ा। कहता है आधारभूत संरचना के कम विकास के कारण बिहार में कम निवेश हुआ। कहता है चौथा क्या पड़ा है, तो चौथा कहता है सर कि बिहार एवं कृषि आधारित उद्योगों का बिहार में अपेक्षा किया जा रहा था। कहता है सर कि जब ये वैश्वीकरण से बिहार को जोड़ा गया तो बिहार के लोग उद्योग से उम्मीद रख रहे थे कि बिहार में कुछ कृषि उद्योग लगेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैंने सर टोटल आज आपके लिए 6 लाया था, और हमने कल भी क्लास में 5 क्वेश्चन करवाए थे, और हमने और भी करवाए थे दीर्घ उत्तरीय का सवाल, लेकिन उम्मीद ये है कि अभी कुछ और हम सवाल करवाएंगे, कुछ और क्या, अभी 10 से 15 सवाल और करवाएंगे। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय का, और ये बहुत जल्द आने वाला है सर। तो थोड़ी सी आप बताना मेरे भाई कि अब ये क्लास आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो दिल से कमेंट कर दो ना मेरे भाई। ठीक है, बाकी मिलते हैं आप सबको अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। थैंक यू, लव यू, बाय बाय।